सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। नाजरीन आदाब, कुछ लम्हे फ़ुर्सत के बिताने के लिए आपके साथ हाजिर हूँ मैं, आपकी दोस्त सामिया। आपकी हमारी दोस्ती को मद्देनज़र रखते हुए मुझे किसी शायर के कुछ बोल याद आ रहे हैं। इजाज़त हो तो अर्ज़ करूँ, वो लम्हा बना दे मुझे, वो लम्हा बना दे मुझे, जो गुज़र कर भी तुम्हारे साथ रह जाए। जी हाँ, ठीक इसी तरह हम भी ये चाहते हैं कि हम हमेशा अपनी दी हुई जानकारियों से आपको फैज़याब करते रहें। तो चलिए इसी के साथ शुरुआत करते हैं अपने आज के इस प्रोग्राम की। नाजरीन, आज हम मुलाकात करेंगे डॉक्टर मल्लिका नंदा जी से, जो कि एक ऑक्सफोर्ड अवार्डी ऑथर, एजुकेशनिस्ट और ग्लोबल करियर कोच हैं। तो आइए जानते हैं उनकी कहानी उन्हीं की ज़ुबानी। आदाब मल्लिका जी, हम अपने इस प्रोग्राम में आपका खैर मकदम करते हैं। शुक्रिया। आप हमें अपनी ज़िंदगी की, अपनी लाइफ की शुरुआत के बारे में, आगाज़ के बारे में हमारे नाजरीन को कुछ बताना चाहें। मेरा एक फ़ॉर्मूला रहा है ज़िंदगी का, और वही फ़ॉर्मूले से मैं शुरू करती हूँ, और वो है खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से ख़ुद पूछे, बता तेरी रज़ा क्या है। और इसी फ़ॉर्मूले को लेके मैं अपनी ज़िंदगी में चली हूँ। और पहले मैं खुदा का, अपने वालिदैन का और अपने उस्तादों का और बहुत से लोगों का जो मेरे मेंटोर्स रहे ज़िंदगी में, उन सब का शुक्रिया अदा करती हूँ जिन्होंने मुझे आज इस मुकाम पे पहुँचाने में मदद की। और साथ ही में मैं अपना भी शुक्रिया अदा करती हूँ क्योंकि मैंने इतनी हौसला अपने अंदर रखा और मैं आगे बढ़ती चली गई अपने आप को हौसला अफजाई देते हुए। तो इसके लिए एक लाइन है जो मुझे बेहद पसंद है, जो मैं अपने स्टूडेंट्स को भी कहते रहती हूँ, हमको मन की शक्ति देना, हम विजय करें, दूसरों की जय से पहले खुद की जय करें। तो यही मेरी ज़िंदगी का हिसाब किताब रहा है और तालीम की दुनिया से मेरा वास्ता है। और इस तालीम की दुनिया में मैंने जो भी कामयाबियाँ पाई हैं, मैं आज अपने आप को एक मिसाल के तौर पर पेश करना चाहूँगी। और आई एम श्योर शायद आप लोगों को अच्छा लगेगा सुनकर के कि मैंने क्या क्या किया अपनी ज़िंदगी में और किस तरह के चैलेंजेस लिए और किस तरह से बिना रुके, बिना हिम्मत हारे मैं चलती गई और कामयाबी हासिल करती गई। फेल भी हुई कई बार, लेकिन फिर भी हिम्मत नहीं हारी। आप आज के दौर में ख़वातीन के लिए एक इंस्पिरेशन है, तो जो ख़वातीन करियर बनाना चाहती हैं उनके लिए आप पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को कैसे वो बैलेंस करें, उनको आप क्या टिप्स देना चाहेंगी? श्योर। देखिए, मसले तो हर एक की ज़िंदगी में होते हैं और ख़वातीन के साथ ज़्यादातर घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बड़ी बढ़ जाती हैं, बच्चे हो जाते हैं और सेहत के को लेकर के काफ़ी मसले रहते हैं। लेकिन इसके अंदर जो मेरी सबसे बड़ी सलाह ये है कि वो अपना जज्बा ना खोएं और अपने अंदर एक जुनून पैदा करके कायम रखें उसे, जिससे वो आप जो उन्होंने देखे थे और अवार्ड्स भी हासिल करें। तो हमारी ख़वातीन को एक इंस्पिरेशनल ये भी बात बताएं कि आपने किन किन मुश्किलों का सामना करा और आप आज इस मुकाम पे पहुंच चुकी हैं। जी ज़रूर। देखिए, मुश्किलें तो जो सबकी लाइफ में है उसी तरह की मुश्किलें मेरी लाइफ में भी आई। आप कह सकते हैं कि शादी हो जाना और फिर बच्चे होना और फिर पढ़ाई को कंटिन्यू करके रखना और उसमें आगे बढ़ते रहना, है ना। तो इसमें बहुत टाइम लगता है और बड़ी मेहनत लगती है, फैमिली का सपोर्ट भी चाहिए होता है और आपको एन्जॉय करना होता है हर मोमेंट जो ज़िंदगी का आप कर रहे हैं। तो मैंने क्या किया था कि जब मेरी शादी 21 साल की उम्र में हो गई
तो मैंने तय कर लिया कि अब ये जो हुआ इसको अच्छी तरह से जीना है, और जो भी मेरे को एक फैमिली बनानी थी वो मैंने फैमिली बनाई, और मैंने पूरा वक्त दिया। हर चीज़ को वक्त देना बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी में, और जो आप कर रहे हैं उस वक्त उस प्रेजेंट में रह कर के आपको वो काम पूरा करना है, मुकम्मल करना है। मैंने वो किया, और फिर जब एक स्टेज आई कि मैं थोड़ी फारिग हो रही थी उस चीज़ से, तो मैंने अपने आप को एक कॉन्टैक्ट प्रोग्राम में डाला, ठीक है, जो मैं कर सकती थी, घर में बच्चों को देख सकती थी और साथ में मैं पढ़ाई भी जारी रख सकती थी। तो वो मैंने एक तरह से बैलेंस किया और पढ़ाई करती गई। फिर उसके बाद एक ऐसा मौका आया मेरे पास कि मुझे जॉब मिलने लगी, और लोगों ने बुलाना शुरू कर दिया कि आप आए हमारे पास। तो उस वक्त तक बच्चे थोड़े से बड़े हो गए थे और मैं संभाल सकती थी उनको, और घर पे भी पूरा सपोर्ट था हमारा, तो मैं जा कर के जॉब भी कर सकती थी। तो इससे ये रहता था कि वापस घर आने के बाद में हम लोग मल्टीपल हैट्स पहनते हैं ख़वातीन, ठीक है, एक माँ का भी पहनते हैं, एक वाइफ का भी पहनते हैं, कभी मेड का भी पहनते हैं, ठीक है, और कभी घर में कुक का भी पहनते हैं। हमें सारे काम करने होते हैं और हम सब मल्टीटास्किंग में एक्सपर्ट हैं, ठीक है। बट होता क्या है, कुछ ख़वातीन के अंदर हिम्मत रहती है और वो आगे बढ़ते जाती हैं, और कुछ ख़वातीन जो हैं वो थोड़ा सा सहम जाती हैं ज़िंदगी में और मायूस हो जाती हैं कि अब तो ये हो गया, अब क्या करना है आगे, अब हम कुछ नहीं कर सकते। ऐसे नहीं सोचना है। अगर आपके ख्वाब हैं उन्हें आगे बढ़ाइए, अगर ख्वाब नहीं है तो कुछ नया सोचिए, क्योंकि खाली बैठना ठीक नहीं है, और कुछ करते रहना बहुत अच्छा रहता है। तो वक्त निकालना और सही टाइम मैनेजमेंट रखना और सही एटीट्यूड रखना, मैं इस पे बहुत ज़्यादा बात करती हूँ। एटीट्यूड सही होना चाहिए इंसान का ज़िंदगी की तरफ। ज़िंदगी में बड़े मसले आएंगे, लेकिन आप उन मसलों को किस तरह से हैंडल करते हैं और उनको किस क्या कहते हैं उसको, कि किस सफाई से और किस नरमी से उनको आप डील करते हैं उनके साथ और उन पे फतह पाते हैं, ये एक अपना हुनर होना चाहिए। तो ये हुनर हमें अंदर अपने बनाने की बहुत ज़रूरत है। हाँ, आपने अपने करियर का बेस बनाया, उसकी बुनियाद बहुत स्ट्रांग डाली, तो फिर उसके आगे आपने ये पढ़ाई को कंटिन्यू करने का और ये करियर अपना स्टार्ट करने का ये ख्याल कहाँ से आया आपको? जी ऐसा था कि करियर तो मैंने शुरू किया था अपना एक मैनेजमेंट की हैसियत से। तो IIM कोलकाता से लीडरशिप प्रोग्राम किया हुआ है मैंने, मैं MBA हूँ और साथ में मैंने B.Ed भी किया था। तो करियर में मैं काफ़ी लीडरशिप पोजीशंस में काम कर चुकी हूँ, ठीक है। अब मैं बहुत ज़्यादा जिक्र नहीं करूँगी कहाँ कहाँ काम किया मैंने, लेकिन बहुत लीडरशिप पोजीशन में बड़ी बड़ी जगह पे मैं काम कर चुकी हूँ। और उसमें यही मैंने देखा था कि जिस भी कंपनी में मैं काम करती थी, तो जो वहाँ पे एम्प्लॉयज़ आते थे काम करने के लिए, कैंपस रिक्रूटमेंट के थ्रू आते थे, उनके अंदर काफ़ी कमियाँ होती थी, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगने लगा कि इनको हम क्यों नहीं बेहतरीन ट्रेनिंग दें, इवन इन यूनिवर्सिटी लेवल, कॉलेज लेवल, ताकि जब वो कंपनीज ज्वाइन करें तो वो एक स्ट्रॉन्ग एम्प्लॉय बन के पहले से आएं। ही तैयार हो आगे जो चैलेंजेस पहले से ही तैयार हो चैलेंजेस फेस करने के लिए और परफॉर्मेंस हाई देने के लिए। क्योंकि पहले एक टाइम था जब कि एक एम्प्लॉय की लाइफ साइकिल होती थी जिसमें कहा जाता था कि ठीक है अभी तो नया आया है बच्चा, थोड़ा वक्त लगेगा फिर धीरे धीरे रम जाएगा। आजकल ऐसा नहीं होता है। डे 1 से उसका जो लाइफ साइकिल का ग्राफ होता है, इट हैज़ टू गो अप। तो इसीलिए उसको ट्रेन होना बहुत ज़रूरी है और ट्रेन होके आना। बाकी ट्रेनिंग तो कंपनीज देती हैं, वो अलग बात है, लेकिन जो सॉफ्ट स्किल्स हैं, लाइफ स्किल्स हैं, टेक्निकल ट्रेनिंग्स हैं, जिस जॉब के लिए वो आया है, जिस रोल के लिए वो आया है, उसमें उसकी काबिलियत होनी बेहद ज़रूरी है। पूरा पॉलिश करके तैयार करके भेजें रियल लाइफ में। भेजें। तो एक तो हो गया कि आप सेलेक्ट हो रहे हैं। पहले क्या था कि यही सोचते थे, तवज्जो इस पे होता था कि भाई हमारे यूनिवर्सिटी के, हमारे कॉलेज के बच्चों को सेलेक्ट होना है, ठीक है, उन्हें नौकरी मिलनी चाहिए, ठीक है। अब मैं एक कदम और आगे बढ़ के कहती हूँ कि उनको वहाँ पे जीना भी आना चाहिए, सरवाइव करना आना चाहिए। एग्जैक्टली। क्योंकि सिलेक्शन हो गया, आप चले गए, आपको पोजीशन मिल गई, एक रोल मिल गया, आप काम कर रहे हैं, लेकिन आपको टाइम से जाने की आदत नहीं है
या तो आपका टाइम मैनेजमेंट सही नहीं है, या आपको प्रोजेक्ट्स पे काम करना ठीक से नहीं आ रहा है, या आपके इंटरपर्सनल रिलेशंस ठीक नहीं है लोगों के साथ, आपको टीम लीडर पसंद नहीं है, तो आप इधर उधर रूमर्स फैलाते हैं, आप उल्टी सीधी बातें करते हैं, आप ग्रेप वाइन का एक पार्ट बन जाते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें होती है। तो ये सब चीज़ों की समझ हमें उनको भेजने से पहले देनी चाहिए। कि आपको बहुत सारे नेशनल इंटरनेशनल अवार्ड्स मिले हैं, तो जो लेटेस्ट आपको अवार्ड मिला है उसके बारे में हमारे नाजरीन को कुछ बताएं। अभी जो लेटेस्ट अवार्ड मुझे मिला है वो है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साइड बिजनेस स्कूल का अवार्ड, पीटर ड्रकर मैनेजमेंट एक्सीलेंस अवार्ड। और ये अवार्ड मिला है मेरे किताब की वजह से, जो एक मैनेजमेंट रेफरेंस बुक है। और इन द पास्ट मैंने जो मैनेजमेंट का रोल अदा किया है कॉर्पोरेट वर्ल्ड में और एकेडमिया में, उसको भी इसमें इंक्लूड किया गया था और शामिल किया गया था। और ये अवार्ड तब जाके मिला है मुझे। और मैंने करीब 28 इयर्स दिए हैं इंडस्ट्री को और एकेडमिया को मैनेजमेंट से रिलेटेड। तो बहुत अच्छा लगा मुझे जब ये अवार्ड मिला, और मुझे लगा कि मेरी ज़िंदगी के इतने सारे साल जो मैंने दिए थे कंट्रीब्यूशन में, वो काम आए और मतलब उनको रिकग्नाइज़ किया गया। और साथ ही साथ में जो मेरी किताब जो थी वो उन लोगों को इतनी पसंद आई कि वो वहाँ लॉन्च भी की गई, और वहाँ के जो लॉर्ड हैं उन्होंने इसको लॉन्च किया था। तो मेरे लिए बड़ी इज़्ज़त की बात थी। इतना बड़ा प्लेटफॉर्म मैंने सोचा नहीं था जो मुझे मिला। मल्लिका जी, आप इतने सारे स्टूडेंट्स के साथ, यूथ के साथ काम करती हैं, तो आपकी लाइफ में ये जो किताब लिखी है आपने, उसका टर्निंग पॉइंट किधर से आया? उसकी इंस्पिरेशन कहाँ से आई? बहुत सही सवाल आपने पूछा। देखिए, मैं कम से कम 28 इयर्स अपना इंडस्ट्री और एकेडमिया को दे चुकी हूँ ऑलरेडी। और मैं यही कोशिश करती थी कि इंडस्ट्री में होते हुए मैं एकेडमिया की तरफ भी जाऊं, क्योंकि जब मैं देखती थी इंडस्ट्री में कितने गैप्स हैं जो एम्प्लॉयज़ आते हैं, उनको फिक्स करने का बेहतरीन तरीक़ा यही है कि जहाँ पे उनकी पढ़ाई का आगाज़ होता है वहीं पे उसको फ़िक्स किया जाए, ताकि जब वो एम्प्लॉयज़ बन के आते हैं तो वो बेहतरीन एम्प्लॉयज़ बन कर के आएँ। और फिर एक बात ये भी है कि अब अगर आप देखें, हिंदुस्तान जो है वो यंग कंट्री कहलाता है, क्योंकि अपने यहाँ पर यूथ की पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है। और उससे काफ़ी मसले भी आते हैं कि हमारी जो रूरल यूथ है उसकी पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है। ठीक है, 67% जो है रूरल पॉपुलेशन में यूथ है हमारा। तो अब हमारा फ़र्ज़ बनता है कि अगर हमें अपने मुल्क को आगे बढ़ाना है और लिटरेसी की तरफ लेके जाना है, और अगर मेरा जो पैशन है एजुकेशन का, उसको बच्चों तक पहुंचाना है, तो मुझे उसी फील्ड में काम करना होगा। तो इसलिए मैंने क्या किया कि मैं रूरल अंडर प्रिविलेज्ड यूथ एंड रूरल यूथ के साथ में बहुत सारे सर्वे करती हूँ, और उनके साथ बहुत से करियर रिलेटेड चैलेंजेस का डिस्कशन करती हूँ, और उनको हम लोग कैंप्स लगा करके हेल्प भी करते हैं, एंड वहाँ पे हम वर्कशॉप्स भी कराते हैं रूरल एरियाज़ में। और ये हम पैन इंडिया करते हैं। और हम एक मिशन पे हैं, जो मेरी कंपनी एक मैंने बनाई 2019 में, जब मुझे पैंडमिक से पहले इस बात का एहसास हुआ कि ये गैप बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहा है करियर काउंसलिंग को लेकर के, एंड गाइडेंस की भी सख्त ज़रूरत है बच्चों को, और हर कोई अफोर्ड भी नहीं कर सकता है। तो फिर मैंने एक अफोर्डेबल करियर गाइडेंस का आगाज़ किया। तो अगर मैं फ़िज़िकली बताऊं, हम लोग नागालैंड, कन्याकुमारी से लेकर के पंजाब से मुंबई तक, हर जगह पूरे हिंदुस्तान में हम बच्चों से बात करते हैं, और उनके खुद के कॉल्स आते हैं। और यहीं तक नहीं, इवन भूटान, मलेशिया, वैंकूवर कनाडा और न्यूजीलैंड, बहुत जगह से बच्चों के कॉल्स आते हैं जिनको हम लोग अटेंड करते हैं और उनकी मदद करते हैं। अभी जो आपने हाल ही में यूथ पर, जेनजी पर जो किताब लिखी है, उसके बारे में हमारे नाजरीन को बताएं। जी, जेनजी जैसे आप जानते हैं कि बहुत ही वाइब्रेंट, बड़ी डायनामिक सी जनरेशन चल रही है जो हम लोग फेस कर रहे हैं घरों में एंड ऑफिसेस में। तो ये एक अलग ही तरह की जनरेशन है जिसका एक अपना मिजाज है, अपने काम करने के ढंग हैं, अपनी ख्वाहिशें हैं और अपने सपने हैं और अपनी पसंद और नापसंद भी है।
तो ये बड़ा मुश्किल हो जाता है कई जगह पर कि इनके साथ एडजस्ट करना। जैसे कि हमारे टाइम पे हम लोग देखते थे कि भाई जॉब में स्टेबिलिटी हो और एक करियर प्रोग्रेशन का रास्ता होता था। बेशक हमारे पेरेंट्स को ज़्यादा नहीं पता होता था कि भाई क्या क्या करियर ऑप्शंस हैं, बट अब ये बच्चे जो है इनको बड़े करियर ऑप्शंस पता हैं, लेकिन फिर भी कंफ्यूज्ड हैं। ये नहीं कि इनको तसल्ली है ये यही करेंगे, नहीं, इनको पता बहुत कुछ है। ये टेक्नोलॉजी की लाइफ में आए हैं, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 4 चल रहा है, वो सर्च कर रहे हैं। एग्जैक्टली ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 4 वर्जन चल रहा है, एजुकेशन वर्जन 4 चल रहा है। इतने ज़्यादा डेवलप्ड एरा के बच्चे हैं ये, ठीक है। टेक्नोलॉजी की बात कीजिए और कई सारी चीज़ों की बात कीजिए, ये सब जानते हैं, लेकिन पेशेंस नहीं है, ना सुनने की आदत नहीं है, ठीक है। और इनके हिसाब से ही काम होने चाहिए, इनको ये इतना ज़्यादा पसंद है। तो अब हम ये जो किताब लिखी है वो इसलिए लिखी है क्योंकि जब मैं यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस में पढ़ाती हूँ, सर्वे करती हूँ, टाइम स्पेंड करती हूँ रूरल एरियाज़ में जा कर के भी, तो मैं यही देखती हूँ कि जनरेशन जी वो किसी भी स्टेटस का क्यों ना हो, वो एक अलग ही प्राणी है जी। बिल्कुल अलग प्राणी है, उसके स्वभाव में, उसके मनचले मिजाज हैं में, थोड़े। हाँ बड़े मनचले हैं, जैसे भी हैं। मैं बुरे नहीं कहती, लेकिन उनको गाइडेंस की बेहद ज़रूरत है। उनके अंदर नॉलेज अगर है तो लाइफ स्किल्स की बहुत कमी है, सॉफ्ट स्किल्स की बहुत कमी है, जो कि स्ट्रेस मैनेजमेंट नहीं जानते। और कई बार तो हम देखते हैं बहुत फेटलिस्टिक सुइसाइडल टेंडेंसीज भी आ जाती हैं क्योंकि उनको गाइडेंस नहीं मिलती है। उनका एक्सपोजर ऐसी चीज़ों हाँ, से है और उनको ये नहीं पता है कहाँ पे उनको फॉल बैक करना है, फॉल बैक करने के उनको ऑप्शंस नहीं पता है। बट अगर हम यही चीज़ यूनिवर्सिटी लेवल, कॉलेज लेवल पे लाइफ स्किल्स इनको सिखाएं और ऑप्शंस बताएं कि अगर ज़िंदगी में यहाँ तुम्हें कामयाबी हासिल नहीं हुई इस एग्ज़ाम में, ठीक है, तो तुम्हें ये पता होना चाहिए कि तुम और क्या क्या कर सकते हो जिससे कि तुम्हें उदासी नहीं होगी और तुम्हें डिप्रेशन नहीं होगा कि भाई मैं बिल्कुल बेकार हो गया। और घर वाले अगर पूछें, अब घर वाले भी तो आपको इसीलिए सलाह देते रहते हैं बच्चों को कि ताए का बेटा ये कर रहा है, मासी की बेटी ये कर रही है, तुम ये कर लो, इसलिए कहते रहते हैं क्योंकि बच्चे खुद से तो कुछ तय करते नहीं हैं, बट जिस दिन वो खुद तय करना सीख जाएंगे तो घर वाले भी बोलना बंद कर देंगे, उनके अंदर वो सलाहियत आ जाएगी। सलाहियत आ जाएगी, है ना। तो ये है, तो इस किताब में जो मैंने लिखा है ये बेसिकली किताब जो है ये मैनेजमेंट रेफरेंस बुक है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर्स के लिए और जो बिजनेस मैनेजर्स हैं कंपनी में उनके लिए, क्योंकि इनका आमना सामना इस जनरेशन जी के साथ ज़्यादा होता हो रहा है ना? एचआर में। तो एग्जैक्टली मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। मैं अपने क्यूबिकल में बैठी हुई, मतलब कैबिन में बैठी हुई थी और एक यंगस्टर जो है आया और उसने दरवाज़ा एकदम से खोला और मुझे कहता है यू मस्ट बी सम काइंड ऑफ अ बिग विग आउट हियर। मैंने कहा कि मतलब आपको क्या चाहिए? तो कहता है नहीं मैं ढूंढ रहा हूँ कोई बड़े मैनेजर को यहाँ पे जिससे मुझे बात करनी है। मैंने कहा ये बैठिए, तो बैठ के बात की। मतलब वो इतने गेट क्रैशिंग, इतने डेयरिंग, इतने बेबाक हैं कि वो बिल्कुल खुल के बात करना चाहते हैं। फिल्टर थोड़े कम हाँ कम लगाते हैं और उनको ट्रांसपेरेंसी भी अच्छी लगती है। उनसे आप बात करें तो फिर उसी में मैंने ये डाला है कि जो इन तरह की जनरेशन जी का जो लाइफ साइकिल एक कंपनी के अंदर होता है उसमें डिफरेंट टच पॉइंट्स क्या होने चाहिए ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के थे, क्योंकि उनको उस तरह की ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट अगर मिलते रहती है, कांस्टेंट टच मिलता रहता है, तो हैंड होल्डिंग होती रहेगी जिसमें एक बेहतरीन एम्प्लॉय आपने अट्रैक्ट किया होगा, आप रिटेन करेंगे और एक दिन तो वो जाएगा ही छोड़ के, कंपनी बाहर जाएगा कुछ और करने के लिए, तो उस वक्त भी वो आपके ब्रांड के बारे में तारीफ करेगा। ऐसे ही घर में जो ख्वातीन होती हैं उनको भी इन परेशानियों का सामना करना पड़ता हाँ। है। उनको कैसे अंडरस्टैंडिंग बनाएं जेंजी के साथ और उनको कैसे टैकल करें, कैसे उनके साथ रवैया रखें, उसको हाँ, आप ख्वातीन को क्या टिप्स देंगे? करेक्ट। देखिए एक ख्वातीन माँ भी हो सकती है, बहन भी हो सकती है, आंटी भी हो सकती है, दादा मतलब ग्रैंड मदर भी हो सकती हैं, लेकिन होता क्या है कि वो सब एक बड़े पक्के सांचे में ढले हुए लोग हैं, है ना, तो उनको इनके रवैये पसंद नहीं आते। तो ये तो जनरेशन गैप तो शुरू से ही था, हर जनरेशन में यही कहते हैं कि तुम लोग ज़्यादा बढ़ गया है। बिल्कुल,
और ये तो बहुत ही अलग किस्म के लोग हैं। तो फिर मेरी एडवाइस ये है ख़वातीन से कि समझने की कोशिश करें, अपने टाइम से बाहर निकल के आएँ। वो वक्त और था, वो दौर और था, ये दौर और है। इसमें आइए और इसमें अपने बच्चों को समझने की कोशिश कीजिए और देखिए कि उनके साथ ज़िंदगी में क्या हो रहा है। क्योंकि सबसे बड़ी भूल ये होती है, बच्चे ठीक ठाक नज़र आते हैं, कॉलेज जाते हैं, आते हैं, स्कूल जाते हैं, आते हैं, हमको लगता है सब ठीक चल रहा है, लेकिन हम उनके साथ बात नहीं करते हैं ज़्यादा। हमें उनको टाइम देने की ज़रूरत है। उनकी तो ज़बान भी अलग है, बोलते हैं, उनके वर्ड्स जो यूज़ करते हैं वो भी अलग हो जाते हैं, तो बहुत मुश्किल है कोप अप करना उसके लिए। पेरेंट्स को बुरा तो लगता है कि भाई क्या आप इस तरह की ज़बान यूज़ कर रहे हो, है ना। तो बट यही चीज़ें अगर यूनिवर्सिटी लेवल में सिखाई जाए और घर पे सिखाई जाए, क्योंकि जो घर है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट यूनिट है हमारी सोसाइटी का, और उस यूनिट के जो करता धरता हैं वो हमारी माँ हैं। जो ख़वातीन हैं उस यूनिट में वो बहुत अहम रोल पैदा करती हैं बच्चों की परवरिश में। उस्ताद होती हैं। बिल्कुल सही बात है, पहली उस्ताद होती हैं। और उनकी ज़बान कैसी बदली जाए, किस तरह से उनको गाइड किया जाए, उनको किस तरह की तरबियत तालीम दी जाए। देखिए हम लोग दीनी तालीम तो देते हैं, बट उसके अलावा दुनियावी तालीम बहुत ज़रूरी है ना, आगे बढ़ने के लिए। तो मैं यही कहूँगी कि हम सबको एडजस्ट करना सीखना पड़ेगा। ख़वातीन जो घर पे माँ हैं या जो भी रूप में हैं, उन्हें अपने दायरे से बाहर निकल के इनको समझने की कोशिश, कदम बढ़ाना, एक उसी पेस पर चलने की कोशिश। एग्जैक्टली, थोड़ा आगे बढ़ें, उनको समझें, उनके साथ वक्त गुजारें, देखें उनकी ज़िंदगी में क्या हो रहा है, उनके साथी बने, है ना। तो वो फिर आपके साथ शेयर करना शुरू करेंगे, तो आपको समझ आ जाएगा कि कहाँ चीज़ें ठीक चल रही हैं, कहाँ ठीक नहीं चल रही हैं, और आप अपना इन्फ्लुएंस वहाँ डाल सकती हैं जहाँ चीज़ें उसको सही कर सकते हैं, है ना। तो फिर कई बार क्या होता है, मौका हाथ से निकल जाता है ना, तो फिर उसके बाद बहुत देर हो जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया मलिका जी, आपने हमारी नाजरीन को, हमारी ख़वातीन को इतनी सारी अच्छी अच्छी जानकारियाँ दी। उम्मीद करते हैं उनको इससे बहुत फ़ायदा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। तो चलिए चलते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ और नज़र डाल लेते हैं एक मोटिवेशनल स्टोरी पर। तेरा है तो सितम ही सही, यही अब इंतहा है तो इंतहा ही सही। ऐ खुदा यही मर्जी क्या तेरी रजा है, गर ये तेरी रजा है तो ये सजा ही सही। गुर्बत और लाचारी में पली बढ़ी और ना जाने कितनी ठोकरें खाकर मंजिल तक पहुंची मेहरुन्निसा आज हमारे माशरे के लिए नज़ीर हैं। मेहरुन्निसा सहारनपुर की रहने वाली हैं, पर आज से 25 साल पहले अपने 3 भाइयों, 3 बहनों और वालिदैन के साथ दिल्ली आ गईं। पढ़ाई के दौरान पुलिस की नौकरी का शौक हुआ और उसी ख्वाब को पूरा करने के लिए पढ़ाई भी करने लगी, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। अपने उस ख्वाब को तो पूरा न कर सकी, हालात से मजबूर होकर नौकरी की तलाश में निकल गई और घर के अखराजात और गरीबी को देखते हुए 18 साल पहले लेडी बाउंसर की नौकरी कर ली। मजबूरी से शुरू हुआ ये सफर पूरे मुल्क में मेहरुन्निसा को एक अनोखी शिनाख्त दे गया और वो हिंदुस्तान की पहली लेडी बाउंसर बन गईं। आज वो अपने घर वालों के साथ इज्जत से जिंदगी गुजार रही हैं और अपनी लेडी बाउंसर की मुलाजिमत से भी खुश हैं। अब चलते हैं अपने अगले सेगमेंट की जानिब और नजर डाल लेते हैं घरेलू नुस्खों पर। अगर पूछा जाए कि खाना बनाने में सबसे आसान डिश क्या है, तो शायद हम सभी खवातीन का यही जवाब होगा कि दाल से जल्दी भला क्या बन सकता है। जी हाँ, दाल आसानी से और जल्दी बन जाती है क्योंकि इसमें कुछ खास मसाले नहीं पड़ते, और वहीं दूसरी तरफ ये न्यूट्रिशन से भी भरपूर होती है। चलिए आज दाल से जुड़ी टिप्स ही आपको बताते चलते हैं। अक्सर कुकर में दाल बनाते वक्त हम देखते हैं कि पहली सीटी आते ही कुकर से दाल का पानी बाहर आने लगता है
और चूल्हे के साथ साथ आसपास की जगहें भी दाल की छींटों से खराब होने लगती हैं। ऐसा अक्सर तब होता है जब हम पानी की मिकदार ज्यादा रखते हैं। तो बस हमें ये करना है कि 2 से 3 बूंदे कुकिंग ऑयल की सीटी के सुराख में पहले ही डाल दें, फिर कुकर का ढक्कन लगाएं और सीटी आने दें। आप देखेंगी कि दाल का पानी बिल्कुल भी बाहर नहीं आएगा, कुकर भी साफ रहेगा, चूल्हा भी, और बस दाल पकाकर आराम से एंजॉय करते हुए खाएं और हमारी ये टिप्स जरूर आजमाएं। नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ आपको आज का हमारा ये शुमारा काफ़ी पसंद आया होगा और हमारी दी हुई जानकारियों से आप काफ़ी फैज़याब भी होंगे। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफ़िज़।